हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेवल 1 ग्रुप डी कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो 5/11/2018 को हुआ था तृतीय पाली में, उसका हल प्रश्न पत्र। मैं इसलिए आपके लिए ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आया हूं क्योंकि अभी जो हाल का परीक्षा होना है उसमें इसी पैटर्न का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और यही पैटर्न आपको पढ़ना भी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, अगर आप इस पैटर्न का देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसी टाइप से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कम समय में अधिक से अधिक आप तैयार हो पाएंगे परीक्षा के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करते रहें, इस बार आपका रिजल्ट जरूर होगा और मेरिट तक आप जरूर जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इस परीक्षा में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। समीकरण दिया हुआ है आपको 12/12/0.5 = 6.06x और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए आप परीक्षा में आपको जितना जल्दी हो सके, जितना स्पीड में हो सके उतना जल्दी हल करना है, क्योंकि यहाँ तो हमको समझाने के लिए भी टाइम लगेगा या फिर प्रश्न उतारेंगे और बोलना भी पड़ेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके साथ ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा। यहाँ x का वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे, हम इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा 00, इसका उड़ाएंगे तो यहाँ 10। अब आप बताओ, ये देखो ये 6 से 6 दूना ये हो रहा है 12 से 12 यानी 20 मरतबे। ये काट दो, 20 पंचे 100, x बराबर क्या हुआ 20 20 400। देखो 400 है ऑप्शन डी में। जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जिससे क्या होगा आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कथनों को पढ़ें और पहचान करें कि निष्कर्ष सत्य है या असत्य। अब देखते हैं, कथन दिया है यह परीक्षा बहुत सरल थी, जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। निष्कर्ष कह रहा है राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी। ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कथन से। आप देखिए राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा अपर्याप्त जानकारी। इसमें आप इस टाइप का सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो कथन के है और जो निष्कर्ष के उसी पर सोचना है, बाकी अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा अपर्याप्त जानकारी। असत्य है कि सत्य है, ये आप कैसे कहेंगे, क्योंकि कल तो परीक्षा हुआ था। असत्य तो हम मान नहीं सकते, कल परीक्षा हुआ था, क्या पता कल जीव विज्ञान का ही हुआ हो। सत्य भी नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से गलत भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा अपर्याप्त जानकारी। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, दिए गए सेट में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है। आकृति है ये आपके अभी जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं वो आकृति है, क्लॉक बना हुआ है। इस आकृति में आप एक डिफरेंट आकृति देख रहे होंगे जो कि डी नंबर में है। क्यों डी नंबर में है कि अब देखो सभी 90 डिग्री का लगभग एंगल, लगभग नहीं क्या पूरे कहेंगे आप, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन डी का जो आकृति है अगर ये 90 डिग्री का बनाता तो बहुत से बहुत यहाँ आता 9 के पास, लेकिन वो क्या 11 के पास है, तो वो 90 डिग्री का कौन नहीं बनाता, इसलिए डी क्या है डिफरेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा डी। लेकिन ऑप्शन में डी कहाँ है वो अब आप देखिए, ऑप्शन में डी किस में है तो बी में। आपका सही जवाब क्या होगा बी। इस बार पिछले कई परीक्षाओं से इस टाइप का ऑप्शन दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, इसलिए कि लड़के का ध्यान रहता है हल करने पर, क्वेश्चन हल करने पर। और वो जैसे ही डी देखेंगे डी में मार देंगे, क्लिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना, आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। जैसे इसका आंसर हुआ डी, तो डी इन ऑप्शनों में कहाँ है बी में, तो बी इसका सही जवाब होगा, ना कि डी सही जवाब होगा। तो ध्यान रखेंगे आप जब भी क्लिक करेंगे क्वेश्चन आंसर पर, ऑप्शन पर, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात। क्वेश्चन है 4 नंबर का, काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए अपने घर के या किसी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में, तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हैं उस टाइम आपको ये नहीं पता रहता है कि आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं या पूर्व दिशा में बैठे हैं, लगभग में नहीं ही पता रहता है। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा याद रखें, आप अपने घर का दृश्य याद करें। आपका घर किस ओर है, पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है, तो उस दिशा में ही आप दिमाग में सोचे और उसी दिशा से आप ले चले। तो क्वेश्चन क्या रहा है, काजल अपने घर से दक्षिण में, मान लो कि घर इसका यहाँ है, दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है, ठीक।
फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए, दक्षिण साइड तो उत्तर तो इधर होगा, उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है। ठीक, फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब ये बताओ, ये 25 मीटर की दूरी है और ये 20 मीटर की, तो घर कैसे होगा? ऐसे, जब भी होगा तो ऐसे होगा। तो अब ये बताओ, ये पश्चिम तो है, इधर जाओगे तो पश्चिम है, ये पश्चिम है, लेकिन साथ ही साथ इधर क्या है? उत्तर भी है। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम और उत्तर दिशा। अब इसका घर यहाँ से क्या है? पश्चिम और उत्तर दिशा में। क्वेश्चन कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रही है? तो अपने घर की ओर जब चल रही है तो कहाँ चल रही है? पश्चिम और उत्तर की दिशा में। ऑप्शन में देखो पश्चिम और उत्तर की दिशा क्या है? बी है, उत्तर और पश्चिम दिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? कान, नाक, चेहरा। कान, नाक, चेहरा। चेहरा के अंतर्गत ही कान, नाक, मुंह, बाहरी भाग, आंख, ये सब आता है। तो चेहरा में ही कान और नाक आ गया, लेकिन कान और नाक का फंक्शन अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो इस टाइप का भेन आरेख है ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला सौर मिशन, जिसे 2019 में छोड़ा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये करंट अफेयर्स है, 6 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन आप ये जान लो 2019 में जो छोड़ा गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मिशन, उसे आदित्य L1 नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1। ये सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा, आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। जब कार्य तभी होगा जब ऊर्जा हो। आप हमेशा ऊर्जा रहेगा तभी ना कार्य होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आकृति में AB समांतर CD और कोण AFE बराबर 30 डिग्री है, तो कोण FCD का मान क्या होगा? कोण, ये देखो AB समांतर CD, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है। कोण AFE 30 डिग्री है। AFE ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो कोण FCD का मान क्या होगा? FCD आपको इस कोण का मान मांग रहा है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री पर है तो ये 90 और 30 120। अब 180 में से 120 गया तो ये क्या बचा? 60 डिग्री। जब ये कोण 60 डिग्री है तो एक सीधी रेखा का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। जब ये कोण 120 डिग्री होगा तो ये कोण भी 120 डिग्री होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोण FCD बराबर 120 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य डैश होगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर। आप मान लो कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, और जब भी ट्रेन वाला सवाल हो तो खंभा, लड़का, आदमी, पेड़ पौधा, इस सबको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर मतलब जीरो माना जाता है। अब देखो ट्रेन की लंबाई x मीटर है और ट्रेन इसको 5 सेकंड में पार करती है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हुआ? जितना ट्रेन की लंबाई उतना ही दूरी, क्योंकि लड़का का तो कोई दूरी है नहीं, तो इसलिए x बटे 5 सेकेंड। ये क्या हुआ? चाल, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है और उसमें ट्रेन की भी तो लंबाई जुटेगी, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, कितना? 25 सेकंड में। अब ये भी चाल, ये भी चाल, तो दोनों क्या हुआ? बराबर हो गया। तो इसको बराबर कर दो आप, बराबर x बटे 5 हल करो और यही आपका आंसर, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 × 25, ये कितना हुआ? 300
प्लस x बराबर 5x, ये x उधर गया घट गया तो 4x बराबर 300, तो x बराबर क्या हुआ 7 चौका 28, 5 चौका 20, यानी 75 मीटर। देखो ऑप्शन में है 75 मीटर है बी में, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 15 का। प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द कूट भाषा में ब्लू का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? ब्लू का। यानी पूछ रहा आपसे कि ब्लू निम्नलिखित में से किस कूट का अर्थ है ब्लू? कथन है हेयर इज ए पेन को है इज ई पेना के रूप में लिखा गया है। दूसरा कथन है हेयर इज ए ब्लू पेन को है इज नेल पेना के रूप में लिखा गया है। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको ये दोनों आमने सामने लिखना पड़ता है और फिर उसको मिलाना पड़ता है, लेकिन आपके पास आप तो कंप्यूटर पे परीक्षा देंगे, अभी तो हम ऑफलाइन बता रहे हैं तो हम यही सब कर लेंगे। अब इस सब में देखो कॉमन क्या है, यहाँ हेयर इज ए पेन है, यहाँ भी हेयर इज ए पेन है, तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी है इसमें भी है, इज भी है, ई पेना ई तो है पर पेना यहाँ है। तो अब देखो क्या आया है नेल। नेल शब्द जो है वो किसका है? ब्लू का। अब ब्लू का अर्थ निकालने के लिए एक नेल बचा हुआ है जो कि यहाँ नहीं है, इस सेंटेंस में नहीं है, तो ब्लू का क्या हो जाएगा? ब्लू का नेल। आपको ये पूछ दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, इसका अर्थ निकालने के लिए किसका पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त। कभी कभी आपको पूछ देगा कि क्या है, ऑप्शन में नेल रहेगा, पेना रहेगा, इस टाइप से भी पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न कूट कह रहा है केवल कथन 2 पर्याप्त है। आप बताओ केवल कथन 2 में ब्लू का कोई, केवल कथन 2 में ब्लू पेन का कभी भी आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ब्लू का तो जिक्र हुआ है, अब इतना सारा है, इसमें से कौन पेन का है, कौन ब्लू का है, कौन इज का है, तो ये तो नहीं पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा, कथन 2 और कथन 1 दोनों पर्याप्त है। ये कौन है ऑप्शन में? दोनों मिलकर पर्याप्त है, ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर का, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए वर्क एंड टाइम का सवाल है ये। पहले दोनों ने मिलकर काम किया है 6 दिन तक, तो दोनों का क्या होगा, एक दिन का काम निकालेंगे 1/18 प्लस 1/36, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 दिन का काम निकल जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे 36 होगा, 18 दूना 36, 3/36 गुना 6 हुआ, कट गया 6 6 के 36, 3 दूना 6 बराबर 1/2, यानी आधा काम कर लिया है और आधा काम, जब आधा कर लिया तो आधा ही शेष बचेगा। इसको शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 - 1/2 करते, वही 1/2 होता। आपको बताने के लिए मैं ये किया हूँ। अब कह रहा है कि कितना % शेष बचा है, जब आधा है तो परसेंट भी आधा होगा, स्वाभाविक सी बात है, यानी 50% शेष बचा है। देखो 50% है ऑप्शन ए में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, बिंदु ओ पर पूर्व की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। मान लो कि ये बिंदु ओ है, ठीक। सम्मुख व्यक्ति पूर्व की ओर चल के ये 2 किलोमीटर आया है, बिंदु ए पर पहुंचता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ गया, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचा, ये बिंदु बी है, वह फिर बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं किधर होगा, ऐसे घुमा हुआ तो बाएं नीचे होगा, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चल के बिंदु सी पर पहुंचता है, ये रहा सी। वह फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है, 4 4 8, बिंदु डी पर पहुंचता है, ये 8 किलोमीटर है। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ रहा है, तो 2 किलोमीटर तो ये हो गया, 2 किलोमीटर ये हो गया, 4 हुआ, अब 4 यहाँ आ गया, यानी ये बिंदु ई पर कितना हुआ, ये टोटल 8 किलोमीटर ई पर पहुंचता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब फिर बाएं मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है, अब 4 किलोमीटर ये हो गया, किस पर पहुंचा, बिंदु एफ पर। तो अब क्या रहा है, बिंदु सी और बिंदु ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु सी कहाँ है, ए बी सी, बिंदु सी यहाँ है और बिंदु एफ यहाँ है,
लेकिन ये ई के बारे में पूछ रहा है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाल लेंगे, वही हो जाएगा। इसका कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, तो 80 80 64 प्लस 64 का रूट कर देंगे, कितना हो गया 8√2। इसका सही देखो 8√2 किस में है, ऑप्शन सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 110 है और उनका यहाँ मिसप्रिंट है, गुणनफल होता 290400 है, इन दो संख्याओं का लॉस है। तो आपको एक फार्मूला, जब एलसीएम एचसीएफ आप बना रहे थे तो आपको एक फार्मूला याद है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसको याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गुणनफल ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप का बराबर होता है लॉस गुना मौसा, लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। ठीक, तो अब जब ये होता है तो इसी फॉर्मूला पे आप बैठा देंगे। तो 29,400 मौसा दिया हुआ है और आपको लॉस मांग रहा है। ठीक, तो यहाँ एलसीएम लिख दो। अब यदि एलसीएम बराबर क्या होगा 29,400 बटे 110 है, ये जीरो खत्म, 11 दूना 22, कितना बचा 7, 11 छः के 66, 4, 11 चौका 44, ये जीरो। देखो है ऑप्शन में 26 40। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है 60 में से 48% है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए 60 में से 48, मान लो कि 60 का x% है क्या 48। अब इसको काट दो, ये जीरो खत्म, ये क्या हो गया 8 छः के 48, x बराबर क्या हुआ 80% आंसर। अगला क्वेश्चन है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। मान लो कि पिता और पुत्र की आयु x और y है, तो क्या है योग 50 वर्ष है। अब क्या रहा, यदि 5 वर्ष पहले मतलब क्या x - 5 और y - 5, उनके आयु का अनुपात 7:1 था। 5 वर्ष पहले क्या था 7:1 था। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इस यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा x - 5 गुना हो जाएगा 7y - 35, यानी x - 7y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में ये है, ये उधर गया तो प्लस में 30। अब यहाँ से आप देखिए आपको किसका मांग रहा है, पुत्र का उम्र मांग रहा है ना, पुत्र की वर्तमान आयु यानी y का वैल्यू मांग रहा है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर क्या होगा 50 माइनस y, यहाँ से किए हैं 50 माइनस y, यहाँ से दिए हैं x का वैल्यू, अब -7y बराबर 30। तो ये क्या हो गया -8y, ये उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा -30 और -50 कितना हो जाएगा -80, ये माइनस प्लस 8 हैं 80। तो y बराबर क्या हुआ 10 वर्ष। देखो 10 वर्ष किस में है, आप और जल्दी में बना लेंगे, इसको यहाँ लिखना पड़ता है इसलिए टाइम लग रहा है। 10 वर्ष है बी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना ज्ञात कीजिए। यानी R बराबर दिया हुआ आपको 10 ओम, ठीक, तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है, यानी एक तार है, ठीक, इस पर दोगुना कर दिया जाता है, मतलब इसी पर दोगुना कर दिया जाता है, यानी और मोटा कर दिया जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल था पहले जो क्षेत्रफल था a, अब क्या हो गया 2a। अगर इसका दोगुना लंबाई इसी को खींच कर किया जाता तब a/2 हो जाता, लेकिन यह क्या किया इस पर दोगुना कर दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया 2a, तब एरिया बराबर क्या हो गया 2a। अब सवाल कह रहा है तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी नया प्रतिरोध आपको मांग रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 मान लो, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं L/A, जहाँ R बराबर प्रतिरोध
ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये इस ग्रुप डी में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल का है। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी बुकला के बनाएंगे, अभी मतलब आपको जब टाइम मिले। एल क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई, और एक क्या होता है, प्रतिकाष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप देखो इस फॉर्मूला से R2 देखो, R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर होगा प्रतिरोधकता इंटू L/2। L/2 क्यों होगा कि पहले जितना लंबाई किया था उसको और मोटा कर दिया, यानी उसी पे आधा पर से मोड़ दिया, L/2। और ये क्या होगा, एरिया, ये होगा 2A। अब R2 बराबर क्या हो गया, ये 1/2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू प्रतिरोधकता LA इंटू 1/4 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अब ये देखो इसका वैल्यू R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है R1 इंटू 1/4 हुआ। अब R2 बराबर क्या होगा, R1 का मान कितना है 10 ओम, 10 ओम इसमें रख दो, यानी 10 ओम बट्टा 4 बराबर क्या होगा 2.5 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2.5 ओम किस में है, देखो ऑप्शन सी में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का बुक लाएंगे और निश्चित ही न्यूमेरिकल का बुक बनाएंगे। इसमें कोई चैप्टर होता है जो ग्रुप डी में नहीं पूछता है, लेकिन आप देख लेंगे सब चैप्टर, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। भारत, यूके, यूएसए में क्या है, संविधान है, ये लोग गणतंत्र, ये देश जो है गणतंत्र। अगला क्वेश्चन जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं वो है, एक निश्चित कोड भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ है डेलिशियस रेड फूड। हमने यहाँ लिखा है पिन टिन फिन का अर्थ है डेलिशियस रेड फूड, टाई डिप सिग का अर्थ है ब्यूटीफुल येलो रोज, सिग पेन फिन का अर्थ है रोज एंड फूड। तो आपसे पूछ रहा है कि फूड, इस कूट भाषा में फूड का मीनिंग क्या है। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, फूड। जो पूछा जाए उस पर गौर करें। फूड इसमें से किस सेंटेंस में नहीं है, तो इसमें नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं फूड है नहीं है। तो इस सेंटेंस में जो इसका कोड है टाई डिप सिग, ये देखो ये दोनों में कहाँ है, तो सिग है, इसको घेर देंगे। डिप है किसी में, डिप नहीं है, टाई है, टाई भी नहीं है। तो अब देखो फूड इसमें भी है और इसमें भी है, तो फूड इसमें भी है और इसमें भी है, तो फूड के लिए क्या बचा है यहाँ, पेन और फिन। क्या बचा है, पेन और फिन। अब इसमें देखो पेन और फिन है नहीं है, यानी क्या है, फिन है। तो इसका फिन क्या हो जाएगा, फूड का कोड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फिन। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप हमेशा गौर करें, जिस सेंटेंस में वो शब्द नहीं है जो आपसे पूछा गया है, उसमें से जो कॉमन शब्द है उसको छांट लेंगे। उसके बाद जो दोनों में जो कॉमन है, जैसे फूड कॉमन है, दोनों में हमको फूड का निकालना है, तो इसमें 2 शब्द बचा था, तो यानी 50-50 चांस था कि ये होगा या ये होगा, इसमें से जो होगा उसको कर लेंगे। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको बहुत ही इजी वे में इस तरीका से सवाल बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, पत्ता, तना, जड़, फूल। इसका सही जवाब क्या होगा, फूल। पहले आप जान लो कि फूल कैसे होगा, आप सही जवाब मार के आ जाएंगे फूल, लेकिन फूल नहीं होगा। वानस्पतिक जनन का मतलब कहता है अलैंगिक जनन, यानी कहीं पत्ते से, देखें उसको क्या बोला जाता है, अभी जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं इसको नागफेनी बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये नागफेनी का जो है पत्ता से ही जनन हो जाता है, यानी पत्ता से ही तना निकलता है, फिर वो दूसरा जन्म। इसमें किसी बीज की जरूरत नहीं है। जब बीज की जरूरत नहीं है तो फूल की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक जहाँ बीज है वहाँ फूल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। देखो एक और क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा जो कि फिजिक्स से ही है। क्वेश्चन है 0.5 एम्पियर की धारा मतलब आई, धारा को आई से सूचित किया जाता है। 0.5 एम्पियर का है, 10 मिनट यानी टाइम बराबर क्या है, t बराबर 10 मिनट। 10 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, आवेश मतलब चार्ज, Q, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। क्या होता है, IT, जहाँ I होता है विद्युत धारा
और t होता है समय। तो जब q बराबर आई टी होता है तो इस पर आप बैठा दो। कितना छोटा सवाल था, लेकिन आपको ये नहीं याद होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि ये आपको याद नहीं था और इसलिए आप ये सवाल छोड़ के आते हैं। तो अभी आप कल जाके फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखेंगे, जो भी बुक मिलेगा आपको 9th क्लास का लेंगे और उसको बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, आई का मान है 0.5 और 600 सेकेंड, दशमलव खत्म तो ये 0 खत्म, बराबर क्या 6×35 300 कूलम। देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 300 कूलम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, करंट अफेयर्स है। 2017 में कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पत्रकार, इसका हो जाएगा रवीश कुमार। ये आपको याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 प्रकार के एलिमेंट साथ मिलकर जाइलम उत्तक बनाते हैं। 4 प्रकार के एलिमेंट साथ मिलकर जाइलम उत्तक बनाते हैं, ये सही है। फ्लोएम की गैर जीवित कोशिका को साथी कोशिकाएं कहते हैं। फ्लोएम की गैर जीवित कोशिका को साथी कोशिका, ये गलत है। तो देखो तो ऑप्शन में कौन, एक सही और 2 गलत। केवल कथन 2 सत्य है, ये नहीं होगा। सी में है केवल कथन 1 सत्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल कथन 1 सत्य है और 2 असत्य है। फ्लोएम और जाइलम ये पौधे के 2 अंग है, कोशिका अंग है, जो क्या करते हैं, जाइलम जल को पौधे में ले जाते हैं और फ्लोएम क्या करते हैं, फूड यानी फूड को ले जाते हैं। आप याद रखेंगे, जौ से जल और फ्लोएम फूड, ये फूड को ले जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 का है, आने वाले एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जो संस्कृत भाषा की पहली ऐसी फिल्म होगी जो लोगों द्वारा वित्त पोषित और साधित है। इसका सही जवाब होगा पुण्यकोटि। पुण्यकोटि फिल्म को रवि शंकर कुमार डायरेक्टर है, इसका जो एनिमेटेड किया है, जो संस्कृत भाषा की पहली फिल्म है जो 2D में है। याद रखेंगे आप, 2D में है पुण्यकोटि। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विदेशी देश में 3 भारतीय रीच, इसका करंट अफेयर से छोड़िए। 31 में निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अभी तक में केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मिला है। केमिस्ट्री, कार्बन के 1022 परमाणु का, CO2 के 1022 अणु का, 1 ग्राम लोहा का, NH3 के 0.1 मोल का। तो इसका सही जवाब होगा NH3 के 0.1 मोल का। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, 4 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। जब नज़दीकी टाइम रहे यानी महीना में रहे आपको, तो हमेशा क्या करेंगे, आप इसको महीना में ही निकालेंगे, दिन लिखेंगे, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होता है या 300 लीप ईयर में 366 दिन होता है। लेकिन आप जब महीना है, देखिए अक्टूबर से फरवरी है, मुश्किल से 2 या 3 महीना या 4 महीना हो रहा है। तो 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर का महीना कौन सा होता है, 31 का। तो बाकी दिन कितना बचा, 27, ठीक। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी में कितना तारीख को कह रहा है, फरवरी में कह रहा है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को 2 दिन, तो टोटल कितना दिन हुआ, 7 1 8 1 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 3 9 3 12। देखो 121 दिन, 121 में 7 से भागा दो। 7 से भागा क्यों देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन का सप्ताह होता है और 7वें दिन वही दिन आ जाता है। तो 7 से भागा इसीलिए दिया जाता है ताकि वही दिन आ जाए। 7 से भागा देंगे 1, 5, 7 7 49, 2 बचा। जब 2 हासिल बचा तो यानी बृहस्पतिवार है। प्रश्न क्या रहा है आपको, 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद शुक्र शनि। देखो शनिवार है ऑप्शन में, शनिवार ऑप्शन बी में, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो महीना वाला जब भी सवाल रहे, 2-3 महीना या 4 महीना या 8 महीना रहे, तो आप हमेशा याद रखेंगे, इस टाइप से बनाएंगे। इसमें अगर फरवरी पूरा लेते तो फिर 28 दिन का लेते, अगर लीप ईयर रहता तो 29 दिन का लेते। जब साल में रहे 10 साल 20 साल का, उस टाइम में आप इसको घटा लेते। जो घटाने का नियम है आप जानते ही होंगे, उससे घटा के फिर उसमें भाग देते। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन है, अब से 10 वर्ष बाद m की आयु ज्ञात कीजिए। m की आयु मांग रहा है आपको आज से 10 वर्ष बाद। वो आयु ज्ञात करने के लिए इन तीनों कथन में से आपको कौन सा पर्याप्त है और किसके सहारे से आप निकाल सकते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो l की आयु अब 2 वर्ष है, मतलब अब जो अभी जो है वो 2 वर्ष के हैं l, और m l की बड़ी बहन है। m की आयु l की आयु के 5 गुना से, m की आयु l की आयु के 5 गुना से आधी है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, l की आयु अब क्या है 2 वर्ष, यानी कि
बटे 2 यानी 5 वर्ष का m है। जब m जो है 5 वर्ष का है तो ये अभी है, तो आज से 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 15 का। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कथन 1 और कथन 2 जरूरी था, कथन 3 तो जरूरी नहीं था। तो देखो कथन और 2 और कथन 3 किस, कथन 1 और कथन 3 किस में है, कथन 1 और 3 बी में है, पर्याप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊँगा, रात बहुत हो गया है, तो फिर इसी को मैं 3 भाग में बांट दे रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है।